जिसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी के हम यहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप की बात करें, जहाँ पे ये पूरा का पूरा चुनाव सेंट्रली कंट्रोल था। यहाँ तक कि टिकट बंटवारों को लेकर आपकी पार्टी के अंदर मतभेद आए, खास करके नोएडा असेंबली सेगमेंट की अगर हम बात करें। उसके बाद ये एक स्ट्रैटेजी मानी जा रही थी 2017 के चुनावों में कि एक टाइट ग्रिप रहेगी आपकी सेंट्रल लीडरशिप की, आपके प्रधानमंत्री की, जहां तक उत्तर प्रदेश के चाहे बाईपोल्स हो या विधानसभा चुनाव हो आने वाले समय में। इन तमाम तैयारियों के बावजूद अगर आप हारते हैं तो क्या आपको लगता नहीं है सवाल खड़े होते हैं? या मैं अपने सवाल को अगर इस तरह रखूं कि अगर आज आप अच्छा कर रहे होते उत्तर प्रदेश में तो फिर उसका आप श्रेय किसको देते? तो नहीं, मैंने आपसे खुद कहा कि सरकार जीते ये स्वाभाविक है। विपक्ष अगर जो है उपचुनाव जीते ये खबर होती है तो स्वाभाविक होता कि अगर हम लोग जीतते तो लगता कि देखिए ये तो बिल्कुल ही कंप्लीट इंडाइटमेंट हो गई। पर ये 10 सीटें तो आपके पास थी ना सुधांशु जी, ये 10 सीटें तो थी आपके पास। आप अपनी सीटों को लूज कर रहे हैं। ये 10 सीटें तो 11 में से आप ही के पास थी। वो 10 सीटें आपके हाथ से जा रही हैं। आप फिर अच्छा चलिए, मैं यहाँ पे क्योंकि और भी अतिथि है, मैं अपने सवाल को छोटा कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करते तो श्रेय किसको जाता? यहां अगर होता तो अगर विपक्ष जो है जीतता, हम लोग जीतते और सापा हारती तो स्वाभाविक था कि सापा की खिलाफत है प्रदेश के अंदर और हमारा समर्थन है, ये तो होता ही होता। लेकिन क्योंकि यहां पे सापा इन उपचुनावों में जीती, इसके मतलब हमारा समर्थन कहते होंगे नहीं है। क्यों मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये उपचुनाव जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ द डे की विक्ट्री होती है। लेकिन राजस्थान और गुजरात में भी ऐसा ही हो रहा है सुधांशु जी, माफ करिए, लेकिन बुरी खबर आपके लिए राजस्थान और गुजरात से भी आती दिख रही है, जहाँ पे कुछ सीटों पे कांग्रेस आपको फाइट दे रही है। गुजरात जैसे राज्य में, राजस्थान में भी आप अपनी एक सीट लूज कर रहे हैं। वहां तो आप ही की सरकार है, वहां तो आप ही की मशीनरी है, वहां पे क्यों आप हार रहे हैं? जी देखिए, गुजरात जी वही मैं कह रहा हूं, राजस्थान में अगर हम लोग हारते हैं, जो आप दिखा रहे हैं कि 3 कांग्रेस में आगे चल रही है और 1 में बीजेपी चल रही है, तो ये चिंता का विषय है। ये बिल्कुल ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि वहां सरकार हमारी है, हमारी सीटें जीती हुई, और वो सीटें अभी अगर कांग्रेस की तरफ जाती है तो इस पे ये कार्यशैली पे राज्य सरकार के एक प्रश्न चिन्ह उठेगा ही उठेगा, ये स्वाभाविक है, वो गंभीर है। ऐसे ही अगर गुजरात में हम लोग हारते हैं तो गंभीरता होगी, तो गंभीरता होगी ना। गंभीरता इसलिए नहीं मारता क्योंकि मैं जैसे आपसे कहा नहीं, लेकिन राजस्थान गुजरात आपने मान लिया। चलिए मैं आप पर वापस आऊंगी, उसमें कहाँ डिबेट हो सकता है। बिल्कुल मैं आप पर वापस आऊंगी इन सवालों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। सीपी राय समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके लिए बहुत अच्छी खबर, क्या लगता है आपको क्या हुआ? क्या ये उम्मीद थी समाजवादी पार्टी को कि ये प्रदर्शन जो अभी फिलहाल रुझान दिखा रहे हैं आप ऐसा कर पाएंगे? थोड़ा समय दीजिएगा। हमें उम्मीद थी और लगातार हमारे नेता दावा कर रहे थे। हमने जब हारे थे तो हमने अपनी हार को भी बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया था। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी अहंकार में डूब गए थे, और आज जनता ने हमको जिताया है। इस जीत को भी हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं और हमको जनता के लिए काम करते रहना है। हमारे नेताओं ने जो एक रोड मैप तैयार किया है, हमारे नेताजी ने और मुख्यमंत्री जी ने, हमें उस पर चलते रहना है। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सुधांशु जी जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सुधांशु जी थोड़ा याददाश्त के लिए कह दूं, एक यहां मुख्यमंत्री हुए थे टीएन सिंह साहब, वो 15 दिन बाद मुख्यमंत्री होते हुए उपचुनाव हार गए थे और दिशा बदल गई थी। 2 उपचुनाव और हुए, एक हुआ महिसना किदवई बनाम रामबच्चन यादव, कांग्रेस हारने के बाद पहला उपचुनाव जीती थी और उसके बाद दिशा बदल गई थी आजमगढ़ में। दूसरा उपचुनाव हुआ था इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह का और सुनील शास्त्री का, कांग्रेस हारी थी, वीपी सिंह जीते थे और दिशा बदल गई थी। इसलिए उपचुनावों को इतने हल्के से न लें, नंबर 1 बात। नंबर 2, अभी जब दिल्ली विश्वविद्यालय का केवल छात्र संघ का चुनाव था और आप लोग जीत गए, तो बहुत बड़े पैमाने पर आपने गाना गाया कि मोदी की लहर अभी जारी है और सारा नौजवान मोदी के साथ है। यह अलग बात है कि जब आप जेएनयू में बुरी तरह हार गए, उस पर आप मौन साध गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको इन 100 दिन के कामों का जवाब दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक गौरवशाली प्रदेश है। इसने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। ये प्रधानमंत्री की ये चर्चा तो सुनना चाहता है कि प्रधानमंत्री ने किया क्या, लेकिन ये चर्चा हो प्रधानमंत्री की कि दिन भर में प्रधानमंत्री ने कितने कपड़े बदले, कितने सूट बदले, कहां ड्रम बजाया। ये उत्तर प्रदेश इसको अपना अपमान मानता है कि उत्तर प्रदेश से जीत करके आपके प्रधानमंत्री बने हैं, और ये 100 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड है। हम उस जीत को अपनी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। सुधांशु जी क्या कहेंगे आप? मैं राय साहब की बातें सुन रहा था। राय साहब
जेएनयू का अगर आप उदाहरण दे के खुश होना चाह रहे तो जरूर हो जाइए, आपको मुबारक हो। शायद जेएनयू का इतिहास आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं। वहाँ पे जो है लेफ्टिस्ट बात जेएनयू की नहीं है सुधांशु जी, वहाँ वो जीतते। नहीं सुधांशु जी, आपसे पहले भी और सुनिए, एक मिनट में सवाल छोटा और स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, नहीं तो भटक जाएंगे। एक मिनट, सवाल छोटा और स्पष्ट सिर्फ इतना है सुधांशु जी, कहने का मतलब ये है कि क्या इन चुनाव ये नहीं, मैं हम लोग आपके विपक्षी दल जो सवाल खड़ा कर रहे हैं मैं उन्हीं सवाल पर वापस आ रही हूँ। दूसरे को ना टोके। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल भाई उसी सवाल पे आ रही हूँ, नहीं तो फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे। सवाल यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमारे साथ विवेक बंसल थे कांग्रेस के, वो भी उठा रहे थे और सवाल यही था जो अभी राय साहब ने भी उठाया कि आप कैसे इन उपचुनावों को प्रधानमंत्री से हटाकर देख रहे हैं। छात्र संघ जैसे छोटे चुनाव को पार्टी यहाँ पे उसका गाना गाती है, प्रधानमंत्री को श्रेय देती है, हर जगह मोदी लहर की बात होती है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि उत्तर प्रदेश के उन चुनावों को हम क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के जादू से जोड़ के देखें। ये तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं सुबह से सवाल, आपका एक सटीक जवाब मुझे दे दीजिए, बजाय इसके कि स्टेट मशीनरी है, किसने हराया किसने जीता, वो सब छोड़ दीजिए आप। सेंट्रल लीडरशिप इसमें काफी अच्छे से इन्वॉल्व रही थी, तो बीजेपी और आप भी जानते हैं, फिर भी आपकी हार हो रही है, ये सवाल है बस। 282 सीट में 73 सीट उत्तर प्रदेश ने दिया है, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। मैंने सवाल पूछ लिया आपका। राय साहब चर्चा की तहजीब में रखें तो अच्छा रहेगा। हाँ। राय साहब एक चर्चा की तहजीब रखे तो बहुत अच्छा है। जब आपका समय हो आप बोलिए, जिस समय मेरा समय मुझे बोलने दीजिए। अगर हम दूसरे से एक तू मैं करते रहेंगे तो अच्छा नहीं है। समय का भाव रहेगा सुधांशु जी, आप जवाब पे आइए प्लीज। बीच में अधिकार होता है। नहीं अच्छा देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव को मोदी की लहर के साथ जोड़ना गलत है। एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य, स्थानीय चुनाव है, उसकी स्थानीय भूमिका है। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूं, तो वो चीज बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, गलत है। ये उतना ही गलत है जितना इस चुनाव को मोदी की पराजय को मानना गलत है। हम लोग गंभीर राजनीति में और गंभीर राजनीति में गंभीरता से चर्चा करी जाए। देखिए बड़े बड़े शब्द और बड़े बड़े कहते तर्क देना बहुत आसान होता है। चलिए ठीक है, मैंने जैसे आपसे कहा मेरे लिए चिंता का विषय होगा अगर राजस्थान का जो आप दिखा रही है 3 सीटें हम अगर हार रहे हैं, वो चिंता का विषय होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि क्या होता है उपचुनाव में सरकार जो होती है, सरकार की एक एडवांटेज होती है, उसका सत्ता होती है, उसका प्रशासन होता है, उसका दुरुपयोग होता है, उसका दबाव होता है। चलिए और भी कुछ सवाल है। देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के मतलब गुजरात में आप लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और भी सवाल है, वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे और भी अतिथि बैठे हुए, उन पर हम नहीं गए जवाब के लिए, आप पर वापस आऊंगी। प्रदेशों में आप लगातार सत्ता का दुरुपयोग भी रहेगी, आप पर भी वापस आऊंगी। सुधांशु जी आप पे भी आऊंगी। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आप लड़े ही नहीं चुनाव, ऐसा लग रहा था, लेकिन फिलहाल राजस्थान से आपके लिए कुछ अच्छी खबर आती दिख रही है, क्या लग रहा है आपको? मैं बहुत देर से आपकी बहस सुन रहा था, कई बातें आपके डिस्कशन में निकल के सामने आई, लेकिन यदि ये ट्रेंड परिणामों में बदलते हैं तो ये स्पष्ट है कि मोदी की विदाई और कांग्रेस की वापसी की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रही है आपकी। कारण ये है कि अभी प्लीज हमें थोड़ा समय दीजिएगा, बीच में डिस्टर्ब न करें, हमें अपनी बात रख लेने दें। जी बोलिए। क्योंकि ये जो अभी दलीलें दी जा रही थी हमारे प्रदीप भाई और सुधांशु जी ने, हास्यास्पद लग रही थी। कहने को कह दे रहे थे कि जहां सत्ता है वहां पे बेईमानी होती है, तो फिर 2 राज्य आपके भी हैं, आप भूल गए। अखिलेश जी माफ करिए, आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, वापस आप पर आऊंगी। इस बीच अपने दर्शकों को ये ब्रेकिंग न्यूज हम देते चलें कि गुजरात की जो वडोदरा सीट है, सुरेश भाई पटेल जो थे वहां से बीजेपी की प्रत्याशी, उन्होंने जीत दर्ज माफ करिएगा रंजन बेन भट्ट जो थे उन्होंने जीत दर्ज की है, वो यहाँ से जीती हैं। और हम आपको बता रहे थे वडोदरा के ही मणिनगर में जहां पर खाली की थी ये सीट, वहां पे बीजेपी आगे चल रही थी। फिलहाल वडोदरा सीट जो लोकसभा की है वहां पे रंजन बेन भट्ट जो हैं वो जीती हैं इस सीट को। आपको याद होगा कि वडोदरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे, ये दूसरी सीट थी उनकी, यहाँ पे सीट उन्होंने खाली की, वाराणसी वाली उन्होंने रिटेन की और उसके बाद यहाँ पे बीजेपी की रंजन बेन भट्ट जो हैं वो वडोदरा की सीट जीत चुकी हैं। तो बीजेपी की जीत यहाँ पे वडोदरा की इस लोकसभा सीट पर। जी अखिलेश जी आप अपनी बात आके रखिए। और दूसरी बात, जहाँ तक रही बात यूपी की, यहाँ पे गृह मंत्री हैं, यहाँ पे 3 गृह मंत्री के लोग 3 मंत्री हैं और 1 प्रधानमंत्री हैं। दोनों केंद्रीय मंत्री सीटें चुनाव हार रही हैं, प्रधानमंत्री के बगल की सीट रोहनिया भी चुनाव हार रही है। और उस परिस्थिति में कि जब ये पूरा पोलराइजेशन करने का प्रयास किए, पूरा एक दल का चुनाव न लड़ना और
दल का भी जो भी हम बहुत कहना नहीं चाहते हैं, ये सारी परिस्थितियां बनाने के बावजूद भी बीजेपी की ये हालात हैं। और ये तीसरा उपचुनाव की क्रमबद्ध तरीके से है मोदी जी के दिल्ली में बैठने के बाद, यूपी में 73 सीट जीतने के बाद। और तीसरे उपचुनाव का जो क्रम है उसमें आप देखें पूरे देश के 33 सीटों पे असेंबली के चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी लूजर बीजेपी है। क्यों? इसे क्यों ना मोदी की लहर से जोड़ा जाए? है क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद जगाई थी, जो बताया था कि हम ये कर देंगे, चाहे 56 इंच का सीना रखने के बाद क्या क्या कहा था, चाहे सत्ता में आता है काले धन, भ्रष्टाचार, रोजगार और तमाम और चीजें। तो देखिए एक कोई आदमी देश की जनता को सब्जबाग दिखा के विश्वास में लेकर के झूठे सब्जबाग के कारण वोट ले सकता है, जनादेश पा सकता है, लेकिन सत्ता पे बैठने के बाद यदि वह उसको कन्वर्ट नहीं करता है, उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं चलता है, तो इतनी ही जल्दी हरास होने वाली कोई भी हिंदुस्तान के राजनीति में बीजेपी या मोदी जी की छवि होगी, जो इतने कम समय में इतनी बुरी तरह उनकी छवि खराब हुई है। उसका कारण है कि क्या किया उन्होंने जो कहा था, क्या उस पर एक लाइन भी आगे बढ़ पाए हैं? बिल्कुल अखिलेश जी, आपकी बात हम समझे। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि फिर आगे कुछ और भी सवाल होंगे। कांग्रेस फिलहाल अपने आप को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहाँ देख रही थी? चुनाव आपने ऐसे लड़ा जैसे कि लड़े ही नहीं। क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लान ऑफ एक्शन है, बस ये बता दीजिए। हम खूब लड़े, हम इसके बारे में बताना चाहते हैं, हम बताना भी चाहते थे। देखिए हम 11 सीटें हैं, इस पे हम 8 सीटें पे लड़े थे, बाकी पे लोकदल लड़ी थी। और हम कहीं पिछले चुनाव में 2 स्थानों पे दूसरे पे थे, बाकी पे बहुत कम वोट पाए थे। 2-3 सीटें ऐसी थी जिसपे हम नेक टू नेक अपना मानते थे, और अभी भी हम 2-3 जगह सेकंड पे हैं। यहाँ तक कि उमा भारती जी हमसे पीछे हैं, उनकी मतलब उनके सीट पे बीजेपी से हम आगे, हम सेकंड पे हैं चरखारी में। हम अपना इम्प्रूवमेंट चाहते थे, हम इम्प्रूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे, और रिजल्ट हम 1-2 की अपेक्षा करते थे यूपी में, और पूरे देश में भी इम्प्रूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे। हम इम्प्रूव किए हैं, हम ठीक से इम्प्रूव किए हैं, यूपी में भी इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप प्रयास पूरा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी करे और इम्प्रूव भी करे। हमें उम्मीद है कि आपके प्रयास भी आगे जारी भी रहें, लेकिन शायद सोचना यह है कि आप किस स्टेट लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे, क्योंकि उसके बिना कांग्रेस अच्छा करे काफी मुश्किल दिखता है। फिलहाल रुक करते हैं हम सुल्तान अहमद का, तृणमूल कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। आपको यहाँ पे याद दिला दें कि बशीरहाट और चौरंगी ये 2 असेंबली सेगमेंट्स है पश्चिम बंगाल के, जहाँ पे आज नतीजे सामने आने हैं। क्या उम्मीदें आपके यहाँ पे सुल्तान जी? ये बंगाल में 2 सीटों पे उपनिर्वाचन हो रहा है। 2 में से एक सीट वो हमारी सीट थी, टीएमसी की थी, और एक सीट 34 वर्षों से सीपीएम के हाथ में थी। उनके विधायक का निधन हो गया, तो वहाँ उपनिर्वाचन हो रहा है। दोनों सीट पे टीएमसी आगे है और बीजेपी तीसरे नंबर पे है। और दोनों सीट पे हमें उम्मीद है कि दोनों सीट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आएगी। और अभी 4th या 5th राउंड का काउंटिंग चल रहा है, लेकिन अब तक जो खबरें आई हैं दोनों सीट पे तृणमूल कांग्रेस आगे है। और वहाँ भी वो तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी के कलकत्ता गए थे, अमित शाह से लेकर के अरुण जेटली से लेकर के सभी गए थे, सबों ने प्रचार किया था। और जहाँ तक कैंपेन का ताल्लुक है, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने कैंपेन अपने हाथ में ली थी, बंगाल के कैंपेन, उनको धक्का लगा, सीपीएम भी पीछे रही, और कांग्रेस का जो हाल है वो सामने है। और पूरे देश में जो चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस लीड करती हुई दिखा रही है। आपकी जानकारी के लिए सुल्तान जी, नहीं वो अभी फाइनल, अभी मुझे 1 मिनट पहले जो खबर मिली है वो कांग्रेस बढ़ी हुई थी, लेकिन वो अब कांग्रेस पीछे चल रही है। बिल्कुल, और हालांकि हम समझ सकते हैं कि चाहे वो शारदा स्कैम हो या दूसरी जो आपके पार्टी के अंदर नेता बगावत कर रहे थे, कोई असर नहीं पड़ा है, वो सब आरोप है। बिल्कुल, वो चुनौतियां बहुत थी आपके सामने तृणमूल कांग्रेस की, और उसके बावजूद अगर यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जीतती इन दोनों सीटों को तो थोड़ी राहत की सांस भी ले सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको बताते हैं i-7 पर हम पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटें, 33 में से आपको याद दिलाते 24 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास थी पिछली बार, लेकिन इस बार जो है वो जो परिणाम है बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11 में से 7 पर बीजेपी पीछे चल रही है, और राजस्थान की बात करें तो 3 पर पीछे चल रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए हो सकता है थोड़ी राहत वाली खबर हो। फाइनल रिजल्ट्स और रुझान के साथ वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आपको लगातार IPN 7 पर दिखा रहे हैं विशेष कवरेज, जहां पर आज 33 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीटों के जो परिणाम है वो सामने आने हैं। अब तक जो रिजल्ट्स क्लियर हुए हैं उसमें वडोदरा की सीट जो है क्लियर हो चुकी है। यहां पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है इस लोकसभा सीट पर। तो वहीं पर आपको बता दें कि गुजरात के मणिनगर में जो है सुरेश भाई पटेल आगे चल रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से यहाँ पे बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं, क्योंकि 11 विधानसभा में से 7 पर बीजेपी पीछे चल रही है। हमारे खास मेहमान और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस विशेष कवरेज में। प्रदीप सिंह हमारे साथ है स्टूडियो में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे पहले मनोज ने भी हमें बताया था कि कॉन्टेस्ट में यहाँ पे इस बार कांग्रेस ना के बराबर थी या नहीं थी पता नहीं लगा। बीएसपी ने तो फाइट ही नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि बीएसपी अगर इन चुनावों में नहीं है तो माइनॉरिटी ट्रेंड क्या होगा, जो दलित वोट है वो कहाँ जाएगा, ये बेस कहाँ खिसकेगा। कई विश्लेषक पहले प्रदीप जी ये मान रहे थे कि ये जो माइनॉरिटी ट्रेंड होगा, ये जो बेस होगा, बीजेपी की तरफ ड्रिफ्ट कर सकता है, लेकिन जैसे अभी रुझान है उससे होता नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए, मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्ड बहुत कायदे से खेले। उन्होंने पोलराइजेशन की अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने 11 में से शायद एक सीट मुस्लिम कैंडिडेट एक सीट पर खड़ा किया है, तो ये मैसेज दिया कि वो बहुत ज़्यादा प्रो मुस्लिम होकर ये उपचुनाव लड़ रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश नहीं की। और उनको मालूम था कि बीएसपी और कांग्रेस, बीएसपी चुनाव ही नहीं लड़ रही है और कांग्रेस का लड़ना न लड़ना बराबर ही है। तो ऐसे में मुसलमान वोटर के सामने उनके साथ जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो उस ओर से वो आश्वस्त थे, इसलिए उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी ने जिस तरह का पोलराइजेशन किया, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं और बीते दिनों में लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा कि कह के नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी भी ये पोस्ट करने की कोशिश करती रही, चाहे बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात हो, जो जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, महापिछड़ी जातियां हैं, उनको अपने साथ लाने की भरपूर कोशिश करती रही। कहीं कहीं सफल भी हुई है बीजेपी में लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीएसपी का पूरी तरीके से मैदान छोड़ देना ना होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये जो बेस है कहाँ पे खिसकेगा। देखिए, बाई इलेक्शन से आप इन ट्रेंड्स का जो है कोई पुष्ट अंदाजा नहीं लगा सकते। ये संकेत होते हैं, जैसे सीपी राय जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, ये सही है, कई बार बाई इलेक्शन बड़े बदलाव का भी संकेत देते हैं, लेकिन हमेशा दें ऐसा जरूरी नहीं होता। और ये पता तब चलता है जब बदलाव आता है, तब पता चलता है कि बाई इलेक्शन में जो ट्रेंड दिखा था वो असल में सही ट्रेंड था। तो ये अभी से कहना कि 2017 में क्या होगा, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन तो मोदी ने या बीजेपी ने जो किया लोकसभा में, वो लोगों के मन में अभी बना हुआ है या नहीं है, इसका टेस्ट हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से होगा, किसी बाई इलेक्शन से नहीं होगा। वो चाहे गुजरात का हो, चाहे राजस्थान का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश का हो। तो ये बाई इलेक्शन किसी भी तरीके का रेफरेंडम नहीं है किसी भी चुनाव के लिए, ये लेकिन फिर महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए कि समाजवादी पार्टी की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई थी, उसमें ये उपचुनाव में जीत उसके लिए एक तरह से संजीवनी का काम करेंगे। ये चर्चा होने लगी थी, खासतौर से बीजेपी ये प्रचार कर रही थी कि बस ये उपचुनाव हम जीते, उसके बाद समाजवादी पार्टी में भगदड़ शुरू हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, 2015 तक विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो ये सब चर्चाएं अब बंद हो जाएंगी। बहुत बड़ा सवाल। और खासकर के बिहार में भी जो उपचुनाव के रिजल्ट सामने आए कुछ ही दिनों पहले, और अब जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, से ये साफ है कि हम ये कहते हैं कि किसी भी नेशनल पार्टी के लिए एकदम क्लीन स्वीप जैसी स्थिति है, तो ऐसा नहीं है। रीजनल प्लेयर्स अभी भी अपनी ताकत और अपनी जोर आजमाइश में हैं। ये जनतंत्र की खूबी है। हाँ। देखिए, ये कभी इंप्रेशन नहीं होना चाहिए किसी भी समय में कि केवल एक पार्टी पूरे देश में राज कर रही है और कोई जीतेगा ही नहीं। दूसरी पार्टियां भी समय समय पर अगर उनको जनता का समर्थन मिलता रहे तो उससे जनतंत्र और मजबूत होता है। और लोकसभा और विधानसभा के परिणाम और ट्रेंड और लोगों की सोच, क्या चेहरे हैं, ये तमाम चीजें अलग हो जाती हैं। प्रधानमंत्री के रूप में जरूर देश की जनता नरेंद्र मोदी को देखना चाहती थी, लेकिन राज्यों पर भी वही बात सामने साबित हो। फिलहाल ये उपचुनाव तो नहीं बताते हैं, लेकिन इसे किसी तरह का रेफरेंडम भी हम नहीं ले सकते, जैसा कि प्रदीप जी कह रहे हैं। चलते हैं यहाँ पे राजस्थान, जहाँ पे भवानी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। भवानी, वहां पे इस वक्त क्या अपडेट आपको मिल रहा है, क्या हाल वहां का? देखिए, राजस्थान में बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 3 सीटों पर, 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है और
एक सीट मात्र कोटा दक्षिण की सीट है जिस पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है, वो पहले से मजबूत मानी जा रही है। उसमें अगर ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ तो बीजेपी को मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन जिन 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है, कांग्रेस के लिए, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी, उसके बाद में लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया, 25 सीटें पूरी की पूरी बीजेपी ने जीत ली थी। उसके बाद में ये इलेक्शन है और इसमें पहली बार जो शायद बीजेपी की उम्मीद से सब कुछ उलट हो रहा है। और राजस्थान में क्योंकि 9 महीने पुरानी वसुंधरा राजे सरकार है, उनके लिए ये एक तरह से परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि सरकार के कामकाज को भी देखा जा रहा है और जिस तरह की जो कार्यशैली है वसुंधरा राजे की, उसको लेकर भी कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है। 2 तरह के काम है, क्योंकि वसुंधरा राजे ये देख रही थी कि वो डिविजनल लेवल पे जा रही है, लोगों के साथ मिल रही है, लोगों की समस्याएं सुन रही है। लेकिन जो कांग्रेस का आरोप था कि सरकार 9 महीने में नजर नहीं आई, उसने और कुछ किया नहीं। और जो अशोक गहलोत ने जो अपने टेन्योर के अंदर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो स्कीम्स लागू की, उनमें कहीं न कहीं कट करने की कोशिश की। तो तमाम इन पहलुओं पर इनके नतीजे क्या रहते हैं, ये काफी अहम है, क्योंकि 2-3 सीटों पर कड़ी टक्कर है। जो सूरजगढ़ की सीट है उसमें पल पल जो अपडेट है वो बदलता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, लेकिन सूरजगढ़ पे वसुंधरा राजे की खुद की प्रतिष्ठा दांव पर है, वो कांग्रेस आगे चल रही है। क्योंकि डॉक्टर दिगंबर सिंह जिनको जब टिकट दिया गया था तब भी काफी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि वो भरतपुर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ से उतारा गया सूरजगढ़ से, जो उनका इलाका नहीं है। तो वहां पर क्योंकि खुद वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसी तरीके से नसीराबाद की सीट है, क्योंकि वो सचिन पायलट अजमेर से आते हैं, अजमेर लोकसभा क्षेत्र उनका माना जाता है, वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन नसीराबाद में काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है सचिन पायलट की, क्योंकि गुर्जर बहुल इलाका, वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये कांग्रेस और सचिन पायलट के लिए जिस तरह की राजस्थान में लीड ले रही है, ये बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, तो सचिन पायलट के लिए और रीजनल लीडरशिप के लिए एक अच्छी खबर कांग्रेस की जहां तक बात है, लेकिन खबर अच्छी नहीं बीजेपी के लिए। सुधांशु जी, अब तो मानिए कि चिंता वाली बात है आपके लिए। 160 सीटें आपकी 8 दिसंबर 2013 को आई थी, 2/3 मेजोरिटी थी आपकी, 4 में से 3 पर आप पीछे चल रहे हैं। नहीं, ये निश्चित तौर पे ये गंभीर बात है। जैसा मैंने आपको कहा कि सही और ईमानदारी से मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार हमारी है वहां पे, और हमारी सरकार के चलते हुए वहां पे 4 में से 3 वो सीटें जो चारों की चारों हमारी थी, उसमें से अगर कहीं हम हारते हैं तो वाकई गंभीरता की बात है। और इसका मुझे लगता है भाजपा बहुत गंभीरता से लेगी, देखेगी कि क्या कारण रहे जिसमें कि ये हम लोगों को पराजय देखनी पड़ेगी। देखिए, अभी तो समय है, लेकिन मतलब जो अभी अगर नतीजों का ट्रेंड यही है और यही होने वाला है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। क्या लगता है आपको, कहां इसमें 2 राय नहीं हो सकती। और जैसा देखिए, एक आध चीजों में मैं बताता हूँ जी। एक चीज में तो जहां तक दिगंबर सिंह जी वाली सीट का सवाल है, उसमें शुरू से एक प्रश्न चिन्ह था कि दिगंबर जी को वहां पे ले जाके लड़ाना कितना ठीक है, कितना नहीं है। तो एक वो मैं मान सकता हूं कि अपवाद होगा, लेकिन 4 में से 3 सीटें हारना, इसके मतलब कहीं किसी विषय को लेके जनता में आक्रोश है, और उस आक्रोश को समझना या उस स्थिति को समझना बहुत जरूरी होगा। भाजपा के लिए ये एक वार्निंग बेल होगी। अगर वाकई 4 में से 3 हारते तो वार्निंग बेल होगी, लेकिन इसमें समय कोई 2 राय नहीं है। अभी तो समय भी नहीं बीता, 9 महीने की आपकी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी आने में भी 2-3 साल लग जाते हैं कि लोगों का गुस्सा और आक्रोश दिखे। अभी तो अच्छा समय चल रहा होगा आपकी पार्टी और सरकार का प्रदेश में। पिछली बार की तरह, जब पिछली बार वसुंधरा राजे थी मुख्यमंत्री, उसकी बार उससे बिल्कुल अलग है। इस वक्त वो जनता से संवाद स्थापित करने की भी कोशिश कर रही है, उनका नया रूप देखने को मिल रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद आपको लगता है इतनी जल्दी ऐसे परिणाम क्यों? कोई तो वजह सामने आती होगी, कुछ तो आपको दिखता होगा, क्या हुआ होगा ऐसा? मैंने आपसे यही कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इतनी जल्दी ये 4 में से 3 सीटें अगर हारते हैं, अभी मैं अगर इसलिए कर रहा हूं कि जब तक नतीजे ना आ जाएं तो शायद इसको हार मानना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर हारते हैं तो वाकई बहुत गंभीर है, और इसकी बड़ा गंभीरता से इसमें जांच होगी जी। इसके कारणों को समझने के लिए एक बहुत गंभीर प्रयास होगा, क्योंकि वैसे वसुंधरा जी लोगों के बीच में जा रही हैं, उन्होंने पूरी की पूरी कैबिनेट को डिविजन्स में लेके जा रही हैं, ताकि स्थानीय समस्याएं और स्थानीय लोगों की जो चिंतन है उसके बारे में उनको जानकारी मिले जी, और उनकी समस्याओं का हाथ के हाथ निवारण हो सके। तो प्रशासनिक तौर पे वो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर 4 में से 3 सीटें हम हारते हैं,
तो वाकई एक दोबारा मूल्यांकन करना जरूरी होगा, चिंतन करना जरूरी होगा, ये समझना जरूरी होगा कि क्या कारण हो गए कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो रहा है। ये गंभीर विषय होगा। बिल्कुल, तो गंभीर विषय बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी जहां तक राजस्थान का सवाल है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। अखिलेश जी, थोड़ी राहत की सांस आप ले रहे हैं। 23 सीटें खाली आपकी आई थी, सरकार आपकी थी, लेकिन उसके बाद अब 4 में से 3 सीटें, फिलहाल रुझान तो यही बता रहे हैं कि आप लीड कर रहे हैं। नहीं, ये सारे परिणामों के रुझान ये बता रहे हैं कि सिर्फ उछल कूद करने के नाम पे सिर्फ उछल कूद से काम नहीं चलेगा, न्यूज में बने रहने से काम नहीं चलेगा। जनता चाहती है परिणाम, वो जो आपने कमिटमेंट किए हैं जनता से, उस पे वो आपसे रिजल्ट चाहती है, और वो ये सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो या राजस्थान की सरकार, वो नहीं दे पा रही है। यही कारण है कि जो सरकार 2/3 बहुमत से आई थी, उसी सरकार के खिलाफ 2/3 बहुमत कांग्रेस पा रही है राजस्थान में, या पूरे देश में कांग्रेस और गैर बीजेपी के लोगों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो आप ये और दूसरी बात, राजनीति में परिणाम ही एक मानक होता है किसी की पॉपुलैरिटी के लिए, सरकार की पॉपुलैरिटी के लिए चुनाव में। कुछ और कहना अगर चाहते हैं पॉपुलैरिटी है तो अगर कुछ पॉपुलैरिटी है तो परिणाम से पता लग जाता है, नहीं है तो परिणामों से पता लगता है। ये परिणाम बता रहे हैं, साफ साफ इशारा कर रहे हैं। अब बचाने वाले लाख मोदी जी की तारीफ करते रहे या बचाते रहे, लेकिन मोदी जी या मोदी जी की सरकार इससे बच नहीं सकती। हकीकत है, जनता ने बहुत 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 उम्मीद से वोट दिया था और बहुत बहुत मायूस हुई है इनसे। सुधांशु जी, मैं कुछ कह दूं, जवाब दे दूं? हाँ, नहीं, आप ही का इंतजार करें। एक कहावत है, छाछ बोले से बोले, यहाँ तो छल्ली भी बोल रही है। छाछ बोले से बोले, छल्ली भी बोल रही है। अखिलेश जी, असम के अंदर आप 2 सीटें हार रहे हैं 3 में से, तो जो मापदंड आप यहाँ लगा रहे हैं वहां आपके लिए भी है, बिल्कुल आपके खिलाफत हो गई वहां पे, जिसे आप छलनी बोल रहे हैं, तो आपकी है। सुनिए तो सुनिए आप सुनिए सुधांशु जी, मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोलता। अखिलेश जी, आपका मैं जवाब दे दूं पहले, बीच में ना बोलिए ना। नहीं, आपको जिसे आप छलनी बोल रहे हैं, मेरी बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं छलनी का जवाब दूंगा। आप किस तरह के आदमी है भाई? आप किस तरह के हैं? कोई जनाब बोल रहा है बीच में, आप बीच में टोक रहे हैं, कमाल के आदमी है। मुझे अपनी बात करनी चाहिए, अच्छा, उसके बाद जो आपको बोलना बोलिएगा। आप जो बोलते हैं मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। मुझे भी और सवाल भी पूछे राजस्थान के, लेकिन आप अपनी बात संक्षेप में खत्म कर लीजिए। इसलिए चीज जी, हाँ जी सुधांशु जी, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। चीजों का राजस्थान का परिप्रेक्ष्य सही है। अखिलेश जी जिन बातों को लेकर चल रहे हैं, इनको अगर सारे देखेंगे तो कितनी निराशा इनको हाथ लग रही है, लेकिन अपनी निराशा की तरफ ना देख के, ईमानदारी ना करके, इनको अगर बड़ी बड़ी बातें बोलनी तो इनको मुबारक हो। मुझे लगता है हर चुनाव के परिणामों को ईमानदारी से, गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप अपने को छलावे में करना चाहे करें। मैंने जैसे कहा कि राजस्थान वाकई चिंता का विषय है। राजस्थान में 4 में से अगर 3 हारते हैं तो नहीं हारना चाहिए था, लेकिन उसको देश में ये हो गया वो हो गया, तो भैया आपको मुबारक। आप अपनी स्थिति देख के अपना जायजा खुद ले लीजिए। असम में बड़ी बुरी तरह पिट रहे हैं। चलिए, मैं इसका जवाब दूंगा। छलनी इन्होंने बोला है, मैं 1 मिनट इनका जवाब दे दूं। सुधांशु जी, मैं गांव का आदमी हूं। छलनी वो चीज है जो काना कोतर, पत्थर, कीटे और घास फूस को छाल के अलग कर देती है, समझे ना? तो कांग्रेस वो है कि जो ऐसे काना कोतर, कंकड़ पत्थर और घास फूस को छान के अलग कर देगी। चलिए अखिलेश जी, मैं आपसे यहाँ पे ये भी समझ में आ गया ना? फिलहाल तो आप दोनों के लिए स्थिति समझ में आ गया ना? छननी का यही काम है, छननी का यही काम है। समझ में आ गया होगा आपको। आप कांग्रेस को छननी बता रहे हैं, तो छन्नी का यही काम है। हम गांव के आदमी यही काम करते हैं। छन्नी में पानी भी नहीं ठहरता, ये याद रखिए। नहीं, हम ये कांग्रेस की छननी जो है छान के रख देगी। काना कोतर, घास फूस, ईंट कंकड़, जैसी स्थिति आपके लिए राजस्थान में, वैसी आपके आसाम के लिए वो काउंटर करें। अखिलेश जी, मुझे ये बता दीजिए, चिंता बेफिक्र रहे, छानना शुरू कर दिया छन्नी ने। अच्छा ठीक है अखिलेश जी, मुझे ये बता दीजिए, तो राजस्थान में अगर ये जो रुझान आ रहे हैं और अगर ये जीत, राजस्थान में जो ये रुझान आ रहे हैं और अगर यही फाइनल रिजल्ट्स भी होते हैं, यानी कि 3 अगर कांग्रेस के खाते में जाती है, तो इस प्रदर्शन के लिए आप किसे यहाँ पे श्रेय देंगे? सचिन पायलट को? सचिन पायलट की इस लीडरशिप में आपको एक नया नेता मिला है, एक नई लीडरशिप मिल रही है? निश्चित रूप से वहाँ के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस और वहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों का श्रेय है। वो जब इन पे लड़ाई लड़ रहे हैं, एक माहौल था, उस माहौल में जीते थे, लेकिन जब वो क्योंकि स्थिर हुआ मनोवेग जनता का, तो जनता के मनोवेग ने दिखाया, स्थिर मनोवेग ने दिखाया कि जब स्थिर मनोवेग से जनता
वोट देती है तो कांग्रेस को देती है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर ये तोहमत विपक्षी दल आपकी पार्टी पे लगाते रहते थे कि सेंट्रल लीडरशिप, खासकर कि राहुल गांधी की लीडरशिप के आगे किसी और भी नेता का कद उतना बड़ा नहीं हो पा रहा था। स्टेट लीडरशिप यहाँ पे कांग्रेस को अपनी मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे में आपको लगता है कि अब सचिन पायलट को ये श्रेय देकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, उनकी लीडरशिप, उनके नेतृत्व में राजस्थान में? हमारे हर स्टेट में स्टेट लीडरशिप मजबूत है और स्टेट के चुनाव स्टेट लीडरशिप के नेतृत्व में लड़ा जाता रहा है। मैंने आपसे कहा कि जब भावेश में चुनाव होगा तो ठीक है, कोई जीत सकता है, लेकिन जब स्थिर भाव से चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जीतती है। इस बार राजस्थान, गुजरात और जगहों के चुनाव दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर इस बार जीत का सेहरा सचिन पायलट के सिर बंधेगा। और आइए हम यहाँ पे रुक करते हैं वापस उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे जो समीकरण है वो काफी ज्यादा बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो 10 विधानसभा सीटें 11 में से बीजेपी के पास थी, उनमें अब 7 में बीजेपी पीछे चल रही है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं, लेकिन राज्य की सरकार समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल अच्छी खबर यहाँ पे जरूर दिखती है। सीपी राय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते रहे हैं, खासकर कि राज्य सरकार के संदर्भ में बात करें तो कई बलवे हुए हैं, सांप्रदायिक माहौल काफी बिगड़ा है, और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है तो आपकी सरकार फेल होती हुई दिखती रही, कई सवाल खड़े होते रहे। लेकिन अब इस जीत के बाद क्या उम्मीद करें कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, कई चीजें बेहतर होंगी? हालांकि उपचुनाव को हम किसी भी दूसरे चुनाव से जोड़ के नहीं देख रहे फिलहाल। आपने फिर एक सवाल बना दिया, आपने मीडिया की तरफ से एक सवाल बना दिया, विरोधी दल को पूछने देती तो अच्छा रहता। नहीं, मैं विरोधी दल की तरफ से पूछ रही हूँ, बातें मेरी सुन लीजिए। मीडिया की तरफ से पूछ नहीं रही, ये सवाल मैं अब मीडिया की तरफ से पूछ, तीन बातें, ये विपक्षी दल सवाल पूछते रहते, मैंने इसलिए सवाल पूछा। मैं इस चुनाव के, आप टाइम बर्बाद कर रही हैं, इस चुनाव के 3 राजनीतिक अर्थ है। नंबर 1, ये सीटें बीजेपी तब भी जीती थी जब हमारी लहर चल रही थी, हम 224 सीट जीते थे। उन सीटों को जीतना अपने आप में एक संदेश देता है। नंबर 2, अगर चुनाव के परिणाम आ जाते हैं और बनारस की सीट हम जीतते हैं, लखनऊ की सीट हम जीतते हैं और उमा भारती की सीट हम जीतते हैं, तो वहां पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उमा भारती, कलराज मिश्रा और राजनाथ सिंह की चारों की व्यक्तिगत हार मानी जाएगी, क्योंकि उनके लोकसभा की सीटें हम ये जीत रहे हैं। ये दूसरा संदेश है। और तीसरा संदेश ये है कि ये जो बंटवारे की राजनीति और सरोकारों को छोड़ करके गैर सरोकारों के जो मुद्दे उठाने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, उसको जनता ने बड़ी बुरी तरह तमाचा मारा है कि उत्तर प्रदेश में कौमी यकजहती में जीने वाली जनता इस तरह की चीजों को बर्दाश्त करने को अब तैयार नहीं है। सीपी राय जी, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि अगर बीएसपी और कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे होते तब भी परिणाम यही होते? जी, उनका वोट, उनका बीएसपी का वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हुआ, वो स्वाभाविक दोस्त है और वो हमेशा से दोनों एक साथ मिले रहे। कांग्रेस पार्टी का जो भी वोट बैंक था वो कांग्रेस पार्टी को मिला है। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस बीएसपी, बीजेपी और बीएसपी वर्सेस समाजवादी पार्टी थी, और इस बीजेपी बीएसपी की मिलीजुली लड़ाई में समाजवादी पार्टी जीती है। आपके दोस्त है बीएसपी, सुधांशु जी, क्या कहेंगे आप? हंसने से क्या होगा सुधांशु जी? आपने तो कहा कि सत्ता जीतती है, बड़ोदरा में सत्ता की ताकत से आपने जीता है क्या? बोल लूं साहब, जनता को जवाब दे दीजिए। राय साहब, अब मैं बोल लूं? राय साहब, अब मेरा बारी है, मुझे बोलने नहीं दीजिए। जी जी, अरे सुधांशु जी आप, हाँ, अरे आप मित्र हैं, बोलते जाइए। उपचुनावों के इतिहास बतला देता हूँ, बोल दूं ना। सीपी राय जी को शायद चीजें ध्यान नहीं होगी, तो इसकी ध्यान के लिए पहले बता दिया। 2007 से पहले उपचुनाव हुआ, मैंने आपको 3 इतिहास बता दिए। भाई मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, अब मेरे बोलने नहीं दीजिए ना हुजूर। आप जब बोलते हैं मैं बीच में नहीं टोकता, कुछ तो हम लोग सभ्यता रखें। अच्छा, एरोरी का हुआ चुनाव, ये जीते, 2007 में हारे। मिल्कीपुर में ये जीते उपचुनाव में, 2007 में हारे। सिद्धौर में जीते, हारे। मुझेना में जीते, हारे। सैदपुर में जीते, 2007 में हारे। मरियाऊ में ये उपचुनाव जीते, फिर हारे। करचना में जीते, फिर हारे। बोल भाई साहब, बोल तो लूं मैं भाई, मैं बोल दूं, आपको होगा, मुझे तो करना पड़ता भैया। गाजियाबाद में ये उपचुनाव जीते, मैं आपको जो चीज बतला रहा था, सुनिए। हाँ, नहीं, मेरे को आपसे 2 सवाल और करने हैं। उपचुनावों का अगर विश्लेषण, सुनिए जी, उपचुनाव का अगर विश्लेषण यह है
कि ये जो है ये हमारा एंडोर्समेंट हो गया, तो ये इनको इतिहास दिखा रहा हूं। इतिहास में ये जब इनका राज रहता है उपचुनावों में जीतते हैं ये, और उसके बाद जब सर आती है हार जाते हैं। तो इनका विश्लेषण, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, इनका विश्लेषण अगर आप कर रही हैं तो जिस परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको इंडाइटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लेके कर रही है, मोदी जी की इंडाइटमेंट, जी नहीं, मैं राय साहब के बतला रहा हूं, मैं राय साहब का जो उनका विश्लेषण है उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये सवाल विश्लेषण जो है ये एक सही विश्लेषण नहीं है। जो मैंने सवाल सीपी राय जी से किया था, वो सवाल आपसे भी इसलिए करूंगी। वो प्रदीप जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उन पर भी आती हूँ, समय का अभाव है, लेकिन एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जो सवाल यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए विपक्षी दल उठाते रहे हैं, बीजेपी के लिए भी उतना ही उठता है कि जब यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल के बिगड़ने की बात आती है तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप उस पर चुप क्यों है? क्योंकि उम्मीद करते हैं कि इतनी वोकल पार्टी कुछ बोलेगी ऐसे बड़े मुद्दों पर, और इतने बड़े प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो। नहीं, सांप्रदायिक माहौल भाजपा को कभी भी फायदा नहीं पहुंचाता, ये भी याद रखिएगा। हम लोग 1993 में बाबरी मस्जिद टूटी, उसके बाद 96 में हारे जी, 2002 के गुजरात के दंगों के बाद हम 2004 में हारे। तो हम लोगों को कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि सांप्रदायिकता जो है उसका नुकसान होता है, हमें फायदा नहीं होता। अच्छा, इसलिए हमारी तरफ से केंद्रीय स्तर पर सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देने के कोई मतलब बोले भी तो नहीं ना आप सुधांशु जी, होता है, बोले भी नहीं वो माहौल जो है वो भाजपा को बोले आपको नहीं पता। अच्छा, चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। मेरे को प्रदीप जी से कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है, समय नहीं है। ये कहते हुए कि ये गलत है, भाजपा की लाइन नहीं है। चलिए ठीक है, जनता ने जो फैसला सुना था वो तो सुना ही दिया है। नतीजे लगातार IBN7 पर आप देखते रहेंगे, लेकिन चलते चलते प्रदीप जी, इन चुनावों से और उत्तर प्रदेश में जो समीकरण पनप रहे हैं, इससे ये भी माना जा रहा था कि बीजेपी में नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स होगी पार्टी के अंदर, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। नोएडा से गृह मंत्री के बेटे को टिकट नहीं मिला, ऐसा लगने लगा कि कुछ खींचतान है पार्टी के अंदर। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? इन परिणामों का असर नेशनल लेवल पे पार्टी की पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा? नहीं, देखिए, नेशनल लेवल पर पार्टी की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन सीपी राय जी ने जो एक बात कही, हाँ, कि ये देखिए, बाकी प्रदेशों के उपचुनावों की बात छोड़ दें, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। स्थिति अलग इस मायने में भी है कि 11 की 11 सीटें एनडीए के पास, 10 बीजेपी के पास और एक उनके सहयोगी दल के पास थी, और ये जीती हुई सीटें थी सब बीजेपी की। ऐसे में इतनी बड़ी हार, और उस स्थिति में जब राज्य सरकार की छवि बहुत अच्छी ना हो, जब राज्य सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हों, अक्षमता से लेकर कानून व्यवस्था तक के, ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप नहीं अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, जीतने की बात अलग है, तो ये बड़ी हार है बीजेपी की। और फिर समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा बूस्टर है ये। बिल्कुल, और जब यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद और साथ में 3 मंत्री केंद्र में इस बड़े प्रदेश से आते हों, इतना अच्छा प्रदर्शन रहा हो लोकसभा में 73 सीटें, लेकिन उसके बाद बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से फिलहाल खबर अच्छी नहीं, क्योंकि 7 सीटों पर 11 में से बीजेपी पीछे चल रही, जबकि पिछले चुनावों में 10 सीटों पर सत्ता पर काबिज थी बीजेपी यहाँ पर।